हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट यानी फोर्थ लेक्चर। ठीक है, पिछला जो थर्ड लेक्चर था वहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप फिजन होता है, फिजन का बाइनरी फिजन कंप्लीट कर चुके हैं और हम आगे थे मल्टीपल फिजन में। मल्टीपल फिजन के दो मेन एग्जांपल्स थे, मल्टीपल फिजन इन अमीबा एंड मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। अमीबा के दोनों स्टेजेस कंप्लीट कर चुके हैं, इन इंसिस्टेड अमीबा एंड इन अनसिस्टेड अमीबा। क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। तो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पॉइंट है मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या यानी मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम में हमें मल्टीपल फिजन देखना है। तो देखो, प्लाज्मोडियम में जो मल्टीपल फिजन होता है ना, वो दो टाइप्स का होता है, यानी दो स्टेजेस में देखने को मिलता है, पहला और दूसरा स्टेज। ये स्टेजेस कौन से हैं? ये इसकी लाइफ साइकिल के दो स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट जो स्टेज है वो है साइजोन्ट स्टेज में, ठीक है। सेकंड जो स्टेज है वो है oocyst। क्लियर। साइजोन्ट और oocyst स्टेज पहली बात तो होते कहाँ हैं? तो देखो, साइजोन्ट जो स्टेज है वो प्रेजेंट होगा, प्लाज्मोडियम का वो स्टेज है जहां प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है इन आरबीसी एंड हेपाटोसाइट्स। आरबीसी एंड हेपाटोसाइट्स ऑफ मैन, यानी उसके टारगेट ऑर्गेनिज्म के आरबीसी और हेपाटोसाइट्स में जो स्टेज प्रेजेंट होगा। oocyst स्टेज कौन सा होता है? ये स्टेज प्रेजेंट होता है प्रेजेंट ऑन स्टोमक ऑफ एनाफ्लीज। यानी फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के स्टोमक पे प्रेजेंट होगा oocyst स्टेज। क्लियर है। ये जो साइजोन्ट स्टेज है ये स्मॉल यूनिसेलुलर राउंडेड होता है, वो एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे। तो साइजोन्ट स्टेज में मल्टीपल फिजन और oocyst स्टेज में मल्टीपल फिजन, दो जगह मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है। साइजोन्ट स्टेज का जो मल्टीपल फिजन होता है वो किस तरह होता है? देखो, इसके अंदर प्रोसेस जो होगी, इसके अंदर जो मल्टीपल फिजन की प्रोसेस होगी उसे कहा जाएगा साइजोगोनी। क्लियर है। और जो डॉटर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, डॉटर इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस होंगे, डॉटर इंडिविजुअल्स, उन्हें क्या कहा जाएगा? उनके लिए टर्म यूज की जाती है मीरोजोइड्स। यानी साइजोन्ट में साइजोगोनी होगी जिससे मीरोजोइड्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। साइजोन्ट में साइजोगोनी होगी जिससे मीरोजोइड्स प्रोड्यूस होंगे। इसी तरह जो oocyst स्टेज है उसकी जो प्रोसेस होती है, जो oocyst स्टेज है उसकी प्रोसेस होती है, उसे कहा जाता है स्पोरोगोनी। क्लियर है। और इससे जो डॉटर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे, उनके लिए टर्म यूज की जाती है स्पोरोगोनी एंड स्पोरोजोइड्स। समझ रहे हो? तो अगर मैं कहूं कि साइजोगोनी हो रही है तो क्या समझोगे? प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट के साइजोन्ट स्टेज में मल्टीपल फिजन हो रहा है जिससे मीरोजोइड्स प्रोड्यूस होंगे।
इसी तरह अगर मैं कहूँ स्पोरोगोनी हो रही है, तो स्पोरोगोनी क्या है? प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट के ऊसिस्ट स्टेज में मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है जिससे स्पोरोजोइड्स प्रोड्यूस होंगे। दोनों में डिफरेंसेस समझ आ रहे हैं ना? दो अलग अलग लाइफ साइकिल के स्टेजेस हैं और दोनों में मल्टीपल फ्यूजन शो होता है। क्लियर है? तो देखो, साइजोन, साइजोगोनी, मीरोजोइड्स, ऊसिस्ट, स्पोरोगोनी, स्पोरोजोइड्स। क्लियर हो गए? चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये एक्चुअल में परफॉर्म कैसे होते हैं मल्टीपल फ्यूजन दोनों स्टेजेस में। तो उसे डायग्रामेटिक व्यूज से देखेंगे। तो साफ कर देता हूँ, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर दो। अब हमें देखना है कि ये मल्टीपल फ्यूजन होता किस तरह से है। तो देखो, मैकेनिज्म सेम होगा, सिमिलर होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। हम डायग्राम सिर्फ साइजोन या साइजोगोनी का ही बनाएंगे। देखो क्या होता है, ये मलेरियल पैरासाइट का साइजोन्ट स्टेज है, ठीक है? ये साइजोन्ट स्टेज है। क्लियर हो गया? अब साइजोन्ट स्टेज क्या करता है? मल्टीपल फ्यूजन करना स्टार्ट करेगा तो इसके लिए सबसे पहले इसके अंदर कार्योकाइनेसिस होंगे। कार्योकाइनेसिस से बहुत सारी छोटी छोटी डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगी, बहुत सारी छोटी छोटी डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगी, ठीक है? ये है डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है? अब ये डॉटर न्यूक्लियाई कार्योकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, फिर इसके साथ होता है साइटोकाइनेसिस। साइजोन्ट में परफॉर्म किया जाएगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? इन डॉटर न्यूक्लियाई के ऊपर कुछ पार्ट्स साइटोप्लाज्म का इकट्ठा होने लग जाएगा और इस तरह से स्टेजेस बनने लग जाएंगे, हमें इस तरह के स्टेजेस दिखने लगेंगे। जिन्हें हम लोग मीरोजोइड्स बोलेंगे। क्लियर है? ये हर एक का न्यूक्लियस है, तो जितनी डॉटर न्यूक्लियाई बने उतने ही मीरोजोइड्स बनेंगे। और फिर लास्ट स्टेज में क्या होता है? ये आउटर कवरिंग रप्चर होती है और ये मीरोजोइड्स बाहर निकल आते हैं। मीरोजोइड्स बाहर निकल आते हैं और फिर अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस स्टार्ट करते हैं और मलेरिया कोज करते हैं। तो देखो, हो गया मल्टीपल फ्यूजन। इस तरह से परफॉर्म किया जाता है मल्टीपल फ्यूजन। ये सारे के सारे मीरोजोइड्स हैं, क्योंकि हम लोग लेकर के चले हैं साइजोन्ट स्टेज को। साइजोन्ट स्टेज का रिजल्टेंट क्या था? मीरोजोइड्स। तो ये हैं मीरोजोइड्स। क्लियर है? यानी डॉटर प्लाज्मोडियम। तो इस तरह से होती है इनके अंदर मल्टीपल फ्यूजन की प्रोसेस कंप्लीट। समझ गए? क्लियर? इसी तरह ऊसिस्ट स्टेज में कंप्लीट होगी। कोई डाउट? तो आगे चलते हैं। तो देखो, ये फ्यूजन का सेकंड टाइप मल्टीपल फ्यूजन था। क्लियर है? मल्टीपल फ्यूजन का सेकंड एग्जांपल मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम था। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। ये तो मल्टीपल फ्यूजन था। अब फ्यूजन का लास्ट टाइप या लास्ट जो पॉइंट है वो बचता है प्लाज्मोटोमी, जिसे हम लोगों ने कहा है प्लाज्मोटोमी। तो देखो, प्लाज्मोटोमी पहली बात होती क्या है? यानी थर्ड है, थर्ड टाइप ऑफ फ्यूजन प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी, इसमें क्या होता है? प्लाज्मोटोमी में मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरेंट प्रोड्यूसेस मल्टीन्यूक्लिएटेड डॉटर इंडिविजुअल्स।
यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरेंट होगा जिससे डॉटर इंडिविजुअल्स भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। क्लियर है? कैसे? तो देखो फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि ये कोई पेरेंट बॉडी है, स्पोज, ठीक है, लेट की ये कोई पेरेंट बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस यानी सिंसिशियल एक तरह से स्टेज हम लोग कह सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज को ही सिंसिशियल स्टेज कहा जाता है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरेंट बॉडी है। क्लियर हो गया? अब ये डिवीजन स्टार्ट करेगी और 2 से ज़्यादा डॉटर इंडिविजुअल्स बनाएंगी, तभी हम इसे मल्टीपल फ्यूजन में काउंट करते हैं। और एक्चुअल में मल्टीपल फ्यूजन भी नहीं कह सकते इसे, ना तो क्लियरली एक फ्यूजन, तो हम लोग एक तरह से ये कहूँ कि एक स्पेशल टाइप का फ्यूजन है, ना तो बाइनरी है ना मल्टीपल है, क्योंकि न्यूक्लिएटेड डॉटर इंडिविजुअल्स जो होंगे उनके अंदर भी न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा होंगे, मतलब 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई होंगी, 1 से ज़्यादा न्यूक्लियाई होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड डॉटर इंडिविजुअल्स बनेंगे। तो देखो ये सपोज किया कि कोई पेरेंट बॉडी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। अब इससे जो डॉटर इंडिविजुअल्स बनेंगे इसके अंदर ही क्या होगा, इसके अंदर ही इसी तरह डॉटर इंडिविजुअल्स बनने स्टार्ट होंगे और एक एक डॉटर इंडिविजुअल के अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियाई चले जाएंगे, ठीक है। एक एक डॉटर इंडिविजुअल कई न्यूक्लियाई एक्वायर कर लेगा, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड ही डॉटर इंडिविजुअल बनेंगे। और फर्दर क्या होता है कि इन्हीं ऑर्गेनिजम्स में आगे जाकर के न्यूक्लियर डिवीजन और ज़्यादा होता है, जिससे नॉर्मल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मेंटेन कर लिए जाते हैं। कैसे? देखो अब ये डॉटर इंडिविजुअल्स जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज किए जाएंगे, ठीक है, ये डॉटर इंडिविजुअल्स जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज किए जाएंगे तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड ही होंगे। ये डॉटर इंडिविजुअल्स भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। देखो अब क्या होता है, फिर फर्दर अगर मैं कहूं तो यही डॉटर इंडिविजुअल्स जो हैं इन्हीं के अंदर ये न्यूक्लियाई यानी ये और ज़्यादा डिवीजन करेगी और उतने ही नंबर के न्यूक्लियाई बना लेगी जितनी इनकी पेरेंट बॉडी में थे। यानी लेट्स सपोज यहाँ 70 न्यूक्लियाई थे, ठीक है, 70 न्यूक्लियाई थे, 60 डॉटर इंडिविजुअल बन गए, 10-10 न्यूक्लियाई हर डॉटर इंडिविजुअल के पास आ गए। जब ये ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा, उस वक्त इसके न्यूक्लियर डिवीजन करेंगे और फिर से 70 न्यूक्लियाई एक्वायर कर लेंगे, जो नॉर्मल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई था इसकी पेरेंट बॉडी का। क्लियर है? इस तरह से होता है प्लाज्मोटोमी परफॉर्म। समझ गए? अब एग्जाम्पल्स कि प्लाज्मोटोमी हमें किन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल जाता है नॉर्मली, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं ओपेलिना एंड प्लियोमिक्सा। प्लियोमिक्सा जिसको हम लोगों ने चाओज भी कहा था, इसे चाओज भी कहते हैं। प्लियोमिक्सा चाओज लार्जेस्ट जो है स्पंज, ठीक है, सॉरी लार्जेस्ट अमीबा है। क्लियर? तो प्लियोमिक्सा या चाओज जाइंट अमीबा बोलते हैं जिसे। क्लियर हो गया? ये है थर्ड टाइप ऑफ फ्यूजन, प्लाज्मोटोमी। समझ गए? कोई डाउट? तो देखो प्लाज्मोटोमी में मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरेंट मल्टी न्यूक्लिएटेड डॉटर इंडिविजुअल्स डेवलप करेगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। यहाँ फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी फ्यूजन कंप्लीट होता है। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग नॉर्मली जो फ्यूजन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं मल्टीपल और बाइनरी फ्यूजन, उनमें कुछ डिफरेंसेस क्लियर कर लेते हैं ताकि याद रहे एक टेबल की फॉर्म में। तो हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे इन बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। तो देखो बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। दोनों में डिफरेंसेस। पहला मेन डिफरेंस तो यही होगा कि बाइनरी फ्यूजन में 2 डॉटर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे। 2 डॉटर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे। टू डॉटर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड। जबकि मल्टीपल फ्यूजन में
more than 2 daughter individuals. More than 2 daughter individuals produced, यानी 2 से ज़्यादा डॉटर इंडिविजुअल प्रोड्यूस किए जाएंगे। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, तो मैं कह सकता हूँ कि बाइनरी फिजन जहाँ होता है वहाँ ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियाई है या न्यूक्लियस है वो सिर्फ एक सिंगल टाइम फिजन करेगा। तो मैं कहूँगा ओनली वन कार्योकाइनेसिस, only one karyokinesis occurs। कार्योकाइनेसिस सिर्फ एक बार होती है, जबकि मल्टीपल फिजन में मैनी अ टाइम्स कार्योकाइनेसिस occurs। Many a times कार्योकाइनेसिस occurs। कार्योकाइनेसिस काफ़ी बार होती है। क्लियर है? इसी वजह से तो बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे। समझ रहे हो? नेक्स्ट अगर डिफरेंसेस चेक करें तो मैं कहूँगा कि नो रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड। क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है बाइनरी फिजन करेगा, पूरी की पूरी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, पीछे एक छोटा सा पार्ट भी नहीं बचेगा ऑर्गेनिज्म की बॉडी का, कोई रेजिड्यू नहीं मिलेगा हमें लास्ट में। जबकि यहाँ रेजिड्यू ऑफन लेफ्ट बिहाइंड, यहाँ रेजिड्यू बच ही जाता है। ठीक है, कितनी भी कोशिश कर लें। जैसे मल्टीपल फ्यूजन हम लोगों ने देखा था, तो मल्टीपल फ्यूजन में क्या हुआ था, ऑर्गेनिज्म की बॉडी ने कई बार न्यूक्लियर डिवीजन किया, फिर उनके ऊपर साइटोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस से साइटोप्लाज्म इकट्ठा होकर डॉटर इंडिविजुअल बन गए। जब वो रिलीज किए जाते हैं ना, तो रिलीज करते वक्त क्या होता है, लास्ट में जो पेरेंट बॉडी की आउटर कवरिंग कह लो या कोई भी स्ट्रक्चर कह लो, वो वहीं बच जाती है। जैसे सिस्ट बच गई थी, ठीक है, अमीबा के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर लास्ट में बच जाते हैं, तो रेजिड्यू बचा रहता है, जबकि यहाँ ऐसा कोई रेजिड्यू नहीं बचता। नेक्स्ट अगर पॉइंट डिस्कस करना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि यहाँ बाइनरी फ्यूजन के कारण जो ऑर्गेनिज्म होंगे ये क्या करती है, इंश्योर ऑर्गेनिजम्स इमोर्टेलिटी। और इंश्योर ऑर्गेनिजम्स इमोर्टेलिटी, यानी बाइनरी फ्यूजन से जो ऑर्गेनिज्म डिवीजन करेगा वो इमोर्टल होगा, मरेगा नहीं, वो अश्वत्थामा हो जाएगा। हम लोगों ने बात की है, ठीक है। तो ये इमोर्टेलिटी इंश्योर करते हैं ऑर्गेनिज्म के। ऑर्गेनिज्म जब मरता कब है, जब लास्ट में कुछ बच जाता है, रेजिड्यू बच जाता है मरने के बाद, उसी को हम डेथ कहते हैं। यहाँ ऐसा कोई होता नहीं, एक था 2 में डिवाइड हो गया, दोनों अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस स्टार्ट कर दिए, मरा थोड़ी है, नंबर बढ़ाए हैं बस। तो इमोर्टेलिटी इंश्योर करती है, जबकि यहाँ मोर्टेलिटी प्रेजेंट होती है। मोर्टेलिटी प्रेजेंट है, समझ रहे हो। यहाँ ऑर्गेनिज्म मरता ही है। कैसे कि जो रेजिड्यू बचता वो है क्या, वो एक तरह से ऑर्गेनिज्म की बॉडी ही तो थी। डिवीजन करने के बाद, डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करने के बाद खुद तो सल्ट गया, वो बॉडी तो बची है लास्ट में हमारे पास, तो इससे मोर्टेलिटी शो होती है। क्लियर हो गया। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस थे। और फिर एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स भी किस तरह से कि देखो, बाइनरी फ्यूजन जो भी ऑर्गेनिज्म करेगा वो मोस्टली फेवरेबल कंडीशन में ही करता है, ठीक है, समझ गए, क्योंकि उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यही है। जबकि मल्टीपल फ्यूजन फेवरेबल कंडीशंस में भी हो सकता है और अनफेवरेबल कंडीशंस में भी हो सकता है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशंस का एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं, जैसे अमीबा में हुआ था, ठीक है, अनसिस्टेड आफ्टर अराइवल ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तब ऐसा डिवीजन शो करते हैं वो। क्लियर हो गया, समझ गए। अब आगे चलते हैं। और फेवरेबल है, मल्टीपल फ्यूजन के फेवरेबल का एग्जांपल
प्लाज्मोडियम, क्योंकि उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही मल्टीपल फिजन है, उसे फेवरेबल अनफेवरेबल से मतलब नहीं है, उसका रिप्रोडक्शन का मोड ही यही है, तो हम फेवरेबल में काउंट करते हैं उसे। समझ गए? तो ये बाइनरी और मल्टीपल फिजन में कुछ डिफरेंसेस थे, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। क्लियर? आगे चलते हैं। अब फिजन यहाँ कंप्लीट होता है, फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम आते हैं सेकंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेकंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो देखो सेकंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा है, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग काउंट करेंगे बडिंग को। बडिंग क्या होता है? बडिंग होता है प्रोडक्शन या प्रोड्यूस ऑफ बड, ठीक है, बड का प्रोड्यूस होना। हम लोग अगर डेफिनेशन देनी हो तो कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म reproduce with the help of an outgrowth, with the help of an outgrowth on its body, जिसे हम लोग बड कहते हैं, ठीक है, क्लियर। या फिर मैं कहूं आउटग्रोथ ऑन इट्स बॉडी कॉल्ड बड, विच आफ्टर सर्टेन ग्रोथ, which after certain growth detached from the parent body, and start independent existence। क्या होता है बडिंग? हम लोग किसे कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे एक छोटी सी आउटग्रोथ डेवलप होगी, जिसे हम लोग बड कहते हैं, और ये बड ही कुछ सर्टेन ग्रोथ के बाद कुछ टाइम पीरियड लेगा जिसमें ये थोड़ी बहुत ग्रोथ करेगा। वो ग्रोथ ऐसी होगी जिससे इसका साइज इंक्रीज होगा। उस सर्टेन ग्रोथ के बाद ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा। नॉर्मली डिटैच हो जाते हैं, ठीक है, कुछ रेयर केसेस हैं जहाँ डिटैच नहीं हो पाते, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिटैच हो जाएगा और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस स्टार्ट कर देगा, यानी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ स्टार्ट कर देगा। क्लियर? ये बडिंग होती है, समझ गए। अब बडिंग के टाइप्स डिस्कस करनी है हमें। बडिंग कितने टाइप की होती है, तो पहले इसी का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यही एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे हमें देखने को मिलता है, सबसे नॉर्मल सा एग्जाम्पल है बडिंग इन यीस्ट। यीस्ट में बडिंग होगी, ठीक है। यीस्ट में बडिंग इसका बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल है। क्लियर? अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यीस्ट में बडिंग किस तरह से देखने को मिलती है। तो वीडियो पॉज करो और नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बडिंग इन यीस्ट, यीस्ट में हमें बडिंग देखनी है। तो देखो यीस्ट किस तरह से बडिंग करता है, एक स्पेशल सा पॉइंट ही नोट डाउन कर लेना। बडिंग इन यीस्ट, यीस्ट में जो बड होता है यानी बड फॉर्मेशन होता है। बड हम लोगों को पता है एक आउटग्रोथ होती है, ठीक है। तो देखो एन आउटग्रोथ, an outgrowth develops on parent body
on parent body and the nucleus of parent body, and parent nucleus divides mitotically and one nucleus shift in this आउटग्रोथ। एक न्यूक्लियस इस आउटग्रोथ में शिफ्ट हो जाएगा एंड नाउ इट इज कॉल्ड अ बड, और अब इस टाइम हम इसे एक बड कहेंगे। ठीक है, सिर्फ आउटग्रोथ हो उसे बड नहीं कहा जाता, सिर्फ बॉडी की आउटग्रोथ होगी उसे हम लोग बड का नाम नहीं दे देंगे। बड किसे कहा जाता है? जब ये आउटग्रोथ हो और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद उस आउटग्रोथ में एक न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाए, यानी उस आउटग्रोथ के पास भी खुद का एक न्यूक्लियस हो, ऐसी स्ट्रक्चर को हम लोग बड कहते हैं। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर को बड कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था बडिंग इन यीस्ट का, नोट डाउन कर लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो जो बड बना है, ठीक है, वो कुछ ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करने के बाद डिटैच हो जाएगा और डॉटर यीस्ट बन जाएगी। ठीक है, ये तो हमें पता है, बट यहाँ कई बार कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। समटाइम्स yeast having buds, sometime yeast या parent body having buds, and these buds also having daughter buds, and this stage resembles, ये स्टेज किस जैसा दिखता है? दिस स्टेज रिजेंबल्स अ जीनस, एक जीनस होता है जिसमें इसी तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, उसको रिजेंबलेंस देता है, यानी उस जैसा दिखता है। रिजेंबल अ जीनस टोरूला। टोरूला एक जीनस है जिसमें ऐसी ही स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। यीस्ट में क्या होता है, डायग्राम से देखेंगे भी हम। मान लो यीस्ट की पेरेंट बॉडी है, उस पे एक बड है, फिर वो उस बड पे कई सारे बड होंगे, यानी डॉटर बड भी होंगे। तो ऐसी स्टेज हमें टोरूला जीनस जैसी देखने को मिलती है, टोरूला जीनस जैसा लगता है। ठीक है, सो इट इज known as टोरूला। तो इस स्ट्रक्चर को भी टोरूला बोल देते हैं। ठीक है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड, और इस प्रोसेस को कहा जाता है टोरुलेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है टोरुलेशन। क्या होता है कि यीस्ट पे कई बार कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। यानी नॉर्मली क्या होता है, बडिंग में बड बनता है, ग्रोथ करता है, डिटैच हो जाता है, नया इंडिविजुअल बन जाता है। क्लियर? जबकि यीस्ट कई बार ऐसी एक्सेप्शनल केसेस में एक स्ट्रक्चर शो करती है कि बड बना, बड के ऊपर कुछ डॉटर बड्स और ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है, बड के ऊपर भी डॉटर बड बने मिलेंगे हमें। अब वो डॉटर बड वाली स्टेज ये ऐसी, यानी यीस्ट है, यीस्ट पे बड है, बड पे डॉटर बड्स है, ऐसी स्टेज हमें देखने को मिलती है। तो ये रिजेंबलेंस शो करती है, एक जीनस होता है टोरूला, ठीक है, उस जैसी। तो हम लोग इस स्टेज को भी टोरूला नाम दे देते हैं। ठीक है, और प्रोसेस को कहते हैं टोरुलेशन। ये स्पेशल पॉइंट था यीस्ट में बडिंग का। यही जानने के लिए हम इस एग्जांपल को एब्रीवेट कर रहे हैं, यानी इसको ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं।
समझ गए। अब इसे हम लोग डायग्रामेटिक भी देखेंगे, इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। वीडियो पॉज करो और नोट डाउन कर लो। क्लियर है? तो देखो इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी। इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखो कि ये एक यीस्ट बॉडी है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसके अंदर प्रेजेंट वैक्यूल है, ठीक है। ये क्या है? यीस्ट, यीस्ट है, ये यीस्ट का वैक्यूल है, ये यीस्ट का वैक्यूल है और ये स्ट्रक्चर क्या है? ये यीस्ट का न्यूक्लियस है, ये यीस्ट का न्यूक्लियस है। अब क्या होगा? इस पेरेंट बॉडी पे, इस पेरेंट यीस्ट पे कुछ आउटग्रोथ देखने को मिलेगी हमें, ठीक है। ये पेरेंट बॉडी थोड़ी बहुत आउटग्रोथ शो करेगी, ये आउटग्रोथ ऐसे स्टार्ट होगी, ठीक है। ये आउटग्रोथ इस तरह से स्टार्ट होगी, पेरेंट बॉडी आउटग्रोथ शो करेगी और आउटग्रोथ के साथ साथ क्या होगा? इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हम अलग कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, समझने में आसानी रहेगी। तो देखो ये न्यूक्लियस है इसका, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लियस भी माइटोटिकली डिवीजन स्टार्ट कर देगा, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और साथ के साथ वैक्यूल भी डिवीजन स्टार्ट कर देगा, वैक्यूल भी डिवीजन स्टार्ट कर देगा। अब समझो कि आउटग्रोथ होगी, ठीक है, तो जो ओरिजिनली यीस्ट पेरेंट यीस्ट के पास होगी वो सारी लगभग डबल होने लगेगी, मेनली न्यूक्लियस और वैक्यूल है। ये आउटग्रोथ के अंदर एक एक पार्ट शिफ्ट होने के लिए ऐसी मैकेनिज्म शो करते हैं कि ये खुद की डुप्लीकेशन करते हैं, डुप्लीकेट बनाएंगे खुद के। क्या होगा? कुछ टाइम बाद की आउटग्रोथ थोड़ी और ज़्यादा डेवलप हो जाएगी और न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होकर के इसके अंदर चला जाएगा और एक छोटा सा वैक्यूल इसके अंदर चला जाएगा। ये आउटग्रोथ थोड़ी सी अलग शो होने लग जाएगी। एक छोटा न्यूक्लियस इसके अंदर आ गया, पेरेंट बॉडी का न्यूक्लियस पेरेंट बॉडी के पास है ही, और वैक्यूल पेरेंट बॉडी का पेरेंट बॉडी के पास है, और इसके पास एक छोटा सा वैक्यूल चला गया, ठीक है। अब इस वक्त इस आउटग्रोथ को हम लोग बोलेंगे बड। जब न्यूक्लियस होगा इसके पास तभी ये बड कहलाएगा। ऐसे तो बहुत सारी आउटग्रोथ होती है, हम बड नहीं कह सकते। बट जब इसके पास अपना इंडिपेंडेंट न्यूक्लियस होगा तो नॉर्मल कंडीशन में तो ये हो जाता है डिटैच, ठीक है, और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस स्टार्ट कर देता है। बट एक्सेप्शनल केसेस में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन तो देखो ऐसी होगी, ये पेरेंट बॉडी और ये बड वाला स्टेज डॉटर यीस्ट अलग हो जाएंगे। ये थोड़ा सा आउट जा रहा है बोर्ड से, तो देखो पेरेंट बॉडी और ये डॉटर यीस्ट दोनों अलग अलग हो गए। पेरेंट बॉडी खुद का न्यूक्लियस रखेगी और खुद का ही वैक्यूल, ये तो जैसी थी एज इट इज बच जाएगी। और इसी तरह एक एक डुप्लीकेट कॉपी न्यूक्लियस और वैक्यूल की यीस्ट या डॉटर यीस्ट के पास चली जाएगी। ये क्या है? ये डॉटर इंडिविजुअल है, ये डॉटर इंडिविजुअल है। क्लियर हो गया? और ये पेरेंट है, पेरेंट यीस्ट, समझ रहे हो? क्लियर है? अब बात करते हैं एक्सेप्शनल केस की। एक्सेप्शनल केस में क्या होता है? एक्सेप्शनल केस में ये जो स्टेज है ना, यीस्ट है, यीस्ट पे बड है, बड पे और ज्यादा बडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इस तरह का स्टेज देखने को मिलता है, यानी इसके पास खुद का वैक्यूल, ठीक है, इसी तरह डेवलपमेंट होके इसके पास तो खुद का था, नेक्स्ट बड के पास भी, डॉटर बड के पास भी खुद का वैक्यूल हो गया, और न्यूक्लियस सबके पास चला जाएगा, एक एक कॉपी डुप्लीकेट होते रहेंगे। तो ये डॉटर बड बनने लग गए, ठीक है। अब यही स्टेज आगे और ज़्यादा डेवलपमेंट शो करती है, और इसी तरह बड के ऊपर ये पेरेंट बॉडी पे बड के ऊपर डॉटर बड, फिर और डॉटर बड, इस तरह की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ये वैक्यूल होंगे,
वो स्ट्रक्चर सबके पास सिमिलर ही होगी डेवलपमेंटल, ठीक है। न्यूक्लियस 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 न्यूक्लियस। अब ऐसी स्टेज जो बनेगी इसे हम लोग कहते हैं टोरूला, टोरूला, ठीक है। ऐसी जो रिजेम्बलेंस देते हैं इस स्टेज को हम लोग कहेंगे टोरूला। और ये स्टेज कहाँ से आई है? ये स्टेज इस प्रोसेस के थ्रू बनी है, ये स्टेज इस प्रोसेस के थ्रू बनी है, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं टोरुलेशन, टोरुलेशन। क्लियर है? तो टोरुलेशन से बनेगा टोरूला। इस तरह की प्रोसेस होती है बडिंग की, समझ रहे हो? इस तरह की प्रोसेस होती है बडिंग की। तो ये है बडिंग और यीस्ट के अंदर बडिंग। क्लियर हो गया? मतलब बडिंग हो रही है और यीस्ट में बडिंग हो रही है। यहाँ ध्यान रखने वाला पॉइंट क्या है? फर्स्ट कि नॉर्मल कंडीशंस में क्या होगा? बड डिटैच हो जाएगा और अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस स्टार्ट कर देगा, डॉटर इंडिविजुअल बन जाएगा। जबकि एक्सेप्शनल केसेस में डिटैच नहीं होगा, उसी पे रहेगा और उसके ऊपर और ज्यादा बड बनते रहेंगे और इस तरह की स्ट्रक्चर को हम लोग टोरूला बोलते हैं। प्रोसेस होती है टोरुलेशन। समझ रहे हो? क्लियर? कोई दिक्कत? पहली बात इंपॉर्टेंट कि बडिंग के केस में बड किसे कहेंगे या किस स्टेज में उस आउटग्रोथ को बड कहेंगे? तो उस आउटग्रोथ को बड उसी स्टेज में कहेंगे जब उस आउटग्रोथ के पास अपना एक इंडिपेंडेंट न्यूक्लियस होगा। समझ रहे हो? यानी पेरेंट बॉडी का न्यूक्लियस डिवीजन करके एक कॉपी अपनी शिफ्ट कर देगा या भेज देगा उस आउटग्रोथ के अंदर, उस वक्त उसे बड कहेंगे, ठीक है। उससे पहले आउटग्रोथ को बड नहीं कह सकते हम लोग। समझ रहे हो? क्लियर है? तो यहाँ इस लेक्चर में आज बस इतना ही, बडिंग के पॉइंट यहाँ तक क्लियर कर लिए। अब इससे आगे बडिंग के जो एग्जाम्पल हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।